hey मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैट स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, टीजीटी, पीएचडी, एलटी, जीआईसी, केबीएड, डीएसएसबी, एनबीएस, बीपीएससी इत्यादि परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने सही स्लाइड ओपन किया है। आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग जो है एनसीईआरटी की क्लासेस कर रहे थे और जिसमें पिछली क्लास में हमने बहुत सी टॉपिक को डिस्कस किया था, जैसे कि रुधिर को लेकर के डिस्कस किए थे हम लोग, लसिका तंत्र को डिस्कस किए थे। उसके बाद जो है यहाँ पे परिसंचरण पथ पे जाकर के हम लोग रुक गए थे। तीसरी टॉपिक हमें डिस्कस करनी। तो चलिए परिसंचरण पथ से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज ही की वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाए। समय के अकॉर्डिंग वहां पे देखते हुए चीजों को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो जरूर पढ़िएगा। और इसके बारे में जनरल कहानी हमने आपको बता दी थी कि परिसंचरण पथ जो है वो दो प्रकार का होता है, चूंकि वो पीछे हम लोग एक बार पढ़ के आए थे, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, जंतु जगत वाले चैप्टर में। तो मैंने उसमें जनरल कहानी आपको बता दी थी, लेकिन बेसिक चीजें जो छूटी हुई थी किताब से तो वो बचा हुआ है। तो एक नजर डाल लेते हैं और आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा परिसंचरण दो तरह का होता है, जो खुला या बंद होता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा, संधिपाद तथा मोलस्का में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थान यानी कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। एनिलिडा तथा कशेरुकी, एनिलिडा में जितने भी मेंबर होते हैं, आर्थ्रोपोडा एनिलिडा के बाद आता है, लेकिन एनिलिडा में जो है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि आर्थ्रोपोडा में खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो कह रहा है कि इनवर्टिब्रेट से खाली एनिलिडा, एनिलिडा और उसके बाद कशेरुकी, वर्टिब्रेट के सभी प्राणियों में क्या पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि रक्त जो है रक्त नलिकाओं में यानी रक्त वाहिनियों में जो है जाल में, रक्त वाहिनियों का एक जाल बना होता है शरीर में, और रक्त उसी में प्रवाहित होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज्यादा लाभदायक होता है और इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित होता है। सभी कशेरुकियों में कक्षों में बना हुआ पेशी हृदय पाया जाता है। कह रहा है जो हृदय होता है वह अलग अलग कक्षों का होता है, जैसे कि दो कक्षीय हृदय जो है वो किस में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। मछलियों में दो कक्षीय हृदय पाए जाते हैं, जिसमें एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। वहीं पे अगर उभयचर की बात करते हैं, सरीसृप की बात करते हैं, सरीसृप में रेप्टाइल्स, मतलब रेप्टाइल सरीसृप जो आते हैं उसमें मगरमच्छ को छोड़ करके बाकी सब में तीन कच्छप का हृदय पाया जाता है, जिनमें दो अलिंद होता है और एक निलय होता है। वहीं पर मगरमच्छ में, पक्षियों में और स्तनधारियों में जो है चार कच्छप का हृदय पाया जाता है, जिसमें दो अलिंद और दो निलय होते हैं। मछलियों में, अब देखिए प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया, मछलियों में हृदय वी ऑक्सीजनित यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला रक्त जो है पंप करता है, और जो क्लोन द्वारा ऑक्सीजनित होकर के शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। पूछा जाता है कि वह कौन सा जीव है जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह लंग से होता है, यानी हृदय से होता है। तो हृदय से अशुद्ध रक्त का प्रवाह जो है किसमें होता है, मछलियों में होता है, तथा बी ऑक्सीजनित रक्त वापस आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण पथ भी कहा जाता है। उभयचर व सरीसृप में बायां अलिंद क्लोम फेफड़े त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, तथा दाहिना अलिंद शरीर के पूरे भागों में बी ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त करता है, कि लेकिन वे रक्त को नीले में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस प्रकार को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, पक्षियों तथा स्तनधारियों में बी ऑक्सीजनित ऑक्सीजनित बी ऑक्सीजनित रक्त क्रमशः दाएं और बाएं अलिंद में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पक्षियों और स्तनधारियों में ऑक्सीजनित बाएं तरफ और बी ऑक्सीजनित यानी डी ऑक्सीजनित कहाँ पाए जाते हैं, दाएं तरफ पाए जाते हैं। यहां से वह उसी क्रम में बाएं व दाएं नीले में जाता है। नीले बिना रक्त को मिलाए उन्हें पंप करता है। अर्थात दो तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं, अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अब हम मानव के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र जिसे रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं,
जिसमें कक्षों में बना पेशी हृदय शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल रक्त एवं तरल समाहित होता है। रक्त इनमें बहने वाला एक तरल है जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से अध्ययन के पूर्ववर्ती पृष्ठों पर कर चुके हैं। मैंने पिछले वीडियो में रक्त के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा था, इसलिए उस वीडियो को हमने रक्त तक ही रोक दिया था। आर्य चाहे वो रक्त समूह रहा हो, चाहे आरएच रहा हो, चाहे लश्कर तंत्र रहा हो, वहीं पे हमने रोक दिया। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी सबके बारे में। हृदय की बात करते हैं। कह रहा है हृदय की उत्पत्ति मध्य जन स्तर यानी मीजोडर्म के स्तर से होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी झिल्ली में थैली हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित रहता है। कह रहा है इसके ऊपर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है जिसे हृदयावरणी झिल्ली या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें हृदयावरणी द्रव भरा रहता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर की ओर होते हैं, ऊपर को पाए जाते हैं जिन्हें अलिंद कहते हैं, जबकि 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिन्हें निलय कहा जाता है। एक पतली पेशी भित्त जिसे अंतर निलयी पट्ट कह रहा है कि एक पतली भित्ति पाई जाती है जिसे अंतर अलिंदी पट्ट कहते हैं। यह दाएं और बाएं अलिंद को अलग करती है, जबकि एक मोटी भित्ति अंतर निलयी पट्ट जो है वो किसको बाएं और दाएं निलय को अलग कर देती है। ठीक है, दोनों में उसमें अलिंदी पट है, इसमें निलयी पट है। जो निलय है चूंकि बड़ा है तो इसलिए इसमें मोटी दीवार चाहिए, और जो जो है क्या कहते हैं अलिंद है वह छोटा है इसलिए उसमें पतली दीवार चाहिए। अपनी अपनी ओर के अलिंद एवं निलय एक मोटे रेसी ऊतक जिसे अलिंद निलयी पट द्वारा पृथक रखते हैं। हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशी पल्लों या वल्नों से फ्लैप या कैप्स के युक्त एक वाल्व पाया जाता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के रंध्र निकास पर एक ये पूरा चित्र है, देखिए महाधमनी है, फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस सिराए है, बायां अलिंद है, ये दायां अलिंद है। ठीक, दाहिना निलय है, बायां निलय और इसके बीच में पुरकिंजे रेसे पाए जाते हैं। अभी आगे आएगा देखिए। द्विबिलनी कपाट यानी मेट्रियल कपाट पाया जाता है। दाएं और बाएं निलय से निकलने वाली, ध्यान देखिएगा, दाएं और बाएं निलय से निकलने वाली फुफ्फुस धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्राकार कपाट यानी सेमी लुनार वाल्व से होता है। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा की ओर जाने देते हैं, अर्थात अलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी की ओर और या महाधमनी की ओर जाने देते हैं। कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं, यानी उल्टा प्रवाह नहीं हो सकता, सीधा सीधा पंप होगा। यह हृदय पेशियों का बना है। निलयों की भित्त अलिंदों की भित्त से बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार के हृदय पेशी न्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित रहता है जिसे सेरा अलिंदी पर्व यानी साइनो एट्रिकुलर नोड कहते हैं। यस, ए नोड कहते हैं। कह रहा है कि इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित होता है जिसे सिरा अलिंदी पर्व कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने अलिंद में नीचे के कोने पर अलिंद निलयी पट के पास में स्थित होता है जिसे अलिंद निलयी पर्व कहते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड कहते हैं। नोडल ग्रंथ रेशे का एक बंडल जिसे अलिंद निलयी बंडल एबी बंडल भी कहते हैं।
अंतर्निलयी पट के ऊपरी भाग में अलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीर्ष ही दो दाईं और बाईं शाखाओं में विभाजित होकर के अंतर्निलयी पट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जिन्हें पूरे निलयी पेशी विन्यास में तरह फैले होते हैं, जिन्हें पुरकेंद्रीय तंतु कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है, नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसे उत्तेजनशील ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। शिरा अलिंद पर्व सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा करता है। एक प्रश्न यह, शिरा अलिंद पर्व सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा करता है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है तथा हृदय की लयात्मक संकुचन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करता तथा बनाए रखता है। इसीलिए इसे गति प्रेरक पेसमेकर कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है। औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट होता है। हृदय चक्र, हृदय काम कैसे करता है, आओ हम जाने। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में है, अर्थात हृदय अनुशिथिल अवस्था में है। इस समय त्रिबलन या द्विबलन कपाट खुले रहते हैं। जब हृदय एकदम स्थिर अवस्था में काम नहीं कर रहा है तो त्रिबलनी कपाट और द्विबलनी कपाट दो हैं, जो दोनों कपाट है त्रिबलन के और द्विबलन के, ये दोनों खुले रहते हैं, जिससे रक्त फुफ्फुस शिरा और महाशिरा में क्रमशः बाएं और दाएं अलिंद से होता हुआ बाएं और दाएं निलय में पहुंच जाता है। अर्धचंद्रक पाटिका इस अवस्था में बंद रहती है। अब शिरा अलिंद पर्व क्रिया विभव पैदा करता है, जो दोनों अलिंदों को प्रेरित कर अलिंद प्रकुंचन पैदा करती है। इस क्रिया से रक्त का प्रवाह निलय में लगभग 30% बढ़ जाता है। निलय में क्रिया विभव का संचालन अलिंद निलय पर्व तथा अलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जहां से हिज के बंडल इसे निलय पेशी न्यास तक पहुंचाता है। इसके कारण निलयी पेशियों में संकुचन होता है और निलय प्रकुंचन इस प्रकार अलिंद विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। इसे अलिंद को अनुशिथिलन कहते हैं और अलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है। निलयी प्रकुंचन निलय दाब बढ़ जाता है, जिससे त्रिबलनी व द्विबलनी कपाट बंद हो जाते हैं। अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात अलिंद में नहीं जाता है। जैसे ही निलयी दबाव बढ़ता है, अर्धचंद्रक पट्टिका को जो फुफ्फुस धमनी बाईं ओर तथा महाधमनी फुफ्फुस धमनी दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर में स्थित होती, खुलने के लिए मजबूर हो जाती, जिससे रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। निलय अब शिथिल हो जाते हैं तथा इसे निलयी अनुशिथिलन कहते हैं। इस तरह निलय का दाब कम हो जाता है, जिससे अर्धचंद्रक पाटिका बंद हो जाती है। इससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं होता, निलय दाब और कम होता है। अतः अलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिबलनी कपाट तथा द्विबलनी कपाट खुल जाते हैं। इस तरह शिराओं में आए हुए रुधिर का प्रवाह अलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है। निलय तथा अलिंद एक बार पुनः, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, शिथिलावस्था में चले जाते हैं। शिरा अलिंद पर्व कोटर अलिंद गांठ पुनः क्रिया विभव पैदा करता है और उपरोक्त वर्णन की सारी क्रियाएं दोहराई जाती हैं। इससे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक हृदय स्पंदन के प्रारंभ से दूसरे स्पंदन के प्रारंभ संपूर्ण होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं।
और इस क्रिया में दोनों अलिंदों और दोनों निलयों का प्रकुंचन अनुसंधान सम्मिलित होता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इससे एक चक्र का समय 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है। हृदय चक्र में क्रमशः में निलय 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास कहलाता है। इसीलिए हृदय निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होती। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं, जिसे हृदय निकासी भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी, धावक तथा हृदय निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। हृदय चक्र के दौरान दो महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जाती हैं। प्रथम ध्वनि को लब कहते हैं, जो त्रिबलनी तथा द्विबलनी कपाट के बंद होने से संबंधित है। याद रखिएगा, त्रिबलनी तथा द्विबलनी कपाट के बंद होने से संबंधित ध्वनि को लब कहा जाता है, जबकि दूसरी ध्वनि डब कहलाती है, जो अर्धचंद्रकपाट के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सकीय निदान में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा एक आपने जो है टीवी उवी में देखा होगा, जो है PQRST, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात हम लोग कर रहे हैं। विद्युत हृदय लेख हिंदी में कहते हैं। तो इस पे एक चर्चा करते हैं। ये आपकी एक नई टॉपिक है इसी में, तो इस पे आते हैं। आप शायद अस्पताल में टेलीविजन के दृश्य से चिर परिचित होंगे। जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयघात के कारण निगरानी मशीन यानी मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, तब आप पी 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 इत्यादि की आवाज सुने होंगे। ठीक इस तरह की मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईसीजी हृदय के हृदयावर्णी चक्र में विद्युत क्रियाकलापों का आरेखी प्रस्तुतिकरण है। बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी से प्राप्त होने के लिए मशीन में रोगी को 3 विद्युत लीड से यानी दाई कलाई, दो कलाई और एक बाईं ओर की एड़ी जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त किया जाता है। इन क्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन के लिए हम तारों लीड को सीने से जोड़ा जाता है कई तारों को सीने से जोड़ा जाता है, जहां हम केवल मानक ईसीजी के बारे में बात कर रहे हैं। ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्कर्ष को P से T तक दर्शाया जाता है, जो हृदय की विशेष विद्युत क्रियाओं को प्रेरित करती है। P तरंग, अब एक एक तरंग के बारे में देखिए। P तरंग अलिंद के उद्दीपन यानी विध्रुवण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दोनों अलिंदों का संकुचन होता है। PQRS सम्मिलित निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है, जो निलय के संकुचन को शुरू करता है। संकुचन Q तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है, जो प्रकुंचन सिस्टोल की शुरुआत का द्योतक है। T तरंग निलय की उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। T तरंग का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है। स्पष्टता एक निश्चित समय में QRS सम्मिश्रण की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर भी निकाली जा सकती है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ईसीजी संरचना एवं आकृति सामान्य होती, इस आकृति में कोई परिवर्तन किसी भी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को इंगित करती, अतः इसकी चिकित्सकीय महत्ता बहुत ज्यादा है। द्वि संचरण डबल सर्कुलेशन, रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्त वाहिनियों, धमनी तथा सिराओं में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी और सिरा में 3 परतें होती हैं। कह रहा है कि डबल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले ये बताइए कि धमनी और सिरा में कुल कितनी परत होती हैं? 3 परत होती हैं। अंदर की परत सल्की, अंतर आच्छादित ऊतक यानी अंतः स्तर कंचुक, चिकनी पेशियां व लचीली रेशे से युक्त मध्य कंचुक और कोलेजन रेशे से युक्त जो है संयोजी ऊतक बाह्य कंचुक होती हैं। सिराओं में मध्य कंचुक अपेक्षाकृत पतला होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने निलय
द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुसी धमनी में जाता है, जबकि बाएं नीले से रक्त पंप किया गया रक्त महाधमनी में जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ बाएं अलिंद में आता है। यह संचरण पथ फुफ्फुस संचरण कहलाता है। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी में, धमनियों से केशिकाओं में होता हुआ ऊतक तक जाता है और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर शिरा, शिराओं और महाशिरा से होता हुआ दाहिने अलिंद में आता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है। इस क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक तत्व, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतक तक पहुंचाता है तथा वहां के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। यह अनूठी संवहनी संबद्धता आहार नाल तथा यकृत के बीच उपस्थित होती है, जिसे यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यकृत निवाहिका शिरा रक्त को इसके पहले ही वह क्रमबद्ध परिसंचरण में आंत से यकृत तक पहुंचाती है। हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त सिर्फ को हृदय पेशी न्यास तक ले जाता है तथा वापस लाता है। कह रहा है कि 4 कक्षक हैं। इन 4 कक्षकों में से रक्त सबसे पहले मान लीजिए शरीर से आता है। कहाँ आता है? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से दाएं नीले में। दाएं नीले से चला जाता है फेफड़े में। फेफड़े से फुफ्फुस शिरा द्वारा ये फेफड़े में लेके फुफ्फुस धमनी जाती है। फेफड़े से फुफ्फुस शिरा द्वारा जो है बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से फिर जो है चला जाता है कहाँ पे? शरीर के उन हिस्सों में जहां पे उन्हें जाना है महाधमनी की सहायता से, जो कि 2 बार हृदय में प्रवेश करता है, 2 बार हृदय से बाहर निकलता है। इसलिए इसे जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। हृदय क्रिया का नियमन। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक, नोडल ऊतक द्वारा यह स्वनियमित होता है। इसलिए हृदय को पेशीजन्य यानी मायोजेनिक कहते हैं। मेडुला ओब्लांगेटा के विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं का समयित कर सकता है। अनुकंपी तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिकी संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं और निलयी संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं, अतः हृदय निकास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ परानुकंपी तंत्रिकी संकेत, जो स्वचालित तंत्रिका केंद्र का हिस्सा है, हृदय स्पंदन एवं क्रिया विभव के संवहन गति कम करते हैं, अतः यह हृदय निकास को कम करते हैं। अद्यवृक्क अवस्था एड्रेनल मेडुला का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा सकता है। परिसंचरण की विकृतियां। उच्च रक्तदाब, अति तनाव। अति तनाव रक्तदाब की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप सामान्य 120/80 से अधिक होता है। इस मापदंड में 120 मिलीमीटर एचजी यानी एचजी 12 पे नापा जाता है। मिलीमीटर मरकरी दबाव को प्रकुंचन या पंपिंग दबाव या 80 मिलीमीटर एचजी को अनुशीतलन या विराम काल सहज रक्त दबाव कहते हैं। यदि किसी का रक्तदाब बार बार मापने पर 140/90 हो जाता है तो उसे अति तनाव प्रदर्शित करते हैं यानी हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क तथा वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित करता है। हृदय धमनी रोग। हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्रायः एथेरोकांठी यानी एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिससे हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियों प्रभावित करती हैं। यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशी ऊतकों में जमा होने से होता है। इसमें धमनी की अवकाशिका सक्रिय हो जाती है। हृदय शोल, एंजाइना। इसको एंजाइना पेक्टोरिस यानी हृदय शोल पेक्टोरिस भी कहते हैं। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तब सीने में दर्द, वक्ष पीड़ा होता है, जो एंजाइना हृदय शोल की पहचान है।
हृदयशूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी की भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था तथा वृद्धावस्था में यह समानता होता है। इस अवस्था यह अवस्था रक्त बहाव के प्रभावित होने से होती है। हृदयपात, हार्ट फेल्योर, कह रहा कि हार्ट फेल्योर, हृदयपात वह अवस्था है जिसमें हृदय के शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है। इसको कभी-कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संकुलन हो जाना भी इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात ठीक हृदयघात की भांति होता है, जहां हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी में रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से एकाएक क्षति पहुंचती है। तो भैया ये आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर खत्म होता है, शरीर, द्रव और परिसंचरण। आपको बता दें कि इसके बाद जो है आपका जो चैप्टर है, अगर मैं थोड़ा सा बैक चलूं तो इसके बाद आपके बचे हुए 4 चैप्टर होंगे हमारे समझ से। हृदय, द्रव और परिसंचरण हो गया, उत्सर्जन और उसका निकास है, गमन है और तंत्र की ये है, और रासायनिक समन्वय है। 4 चैप्टर आपके बचे हैं, तो ये भी आपके जल्दी खत्म हो जाएंगे। चैनल को देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।